साथियों, आज हम संविधान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन संविधान पढ़ने से जरूरी है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। साथियों, राज्य क्या है, स्टेट क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, राज्य और सरकार क्या होती हैं, राज्य की सदस्यता, कार्य, राज्य का वर्गीकरण और एकात्मक और संघीय राज्य, परिसंघ क्या होता है, संघात्मक राज्य और परिसंघ में अंतर। फिर हम आपको बताएंगे प्रभुता, शक्ति और विधि। ये तीनों चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। साथियों, विधि का राज्य से घनिष्ठ संबंध है। विधि का किससे संबंध है? विधि का राज्य से घनिष्ठ संबंध है। वो इसलिए क्योंकि अगर राज्य में विधि नहीं होगी तो वहां पर व्यवस्थाएं सही तरीके की नहीं होंगी। हर राज्य की विधि होती है और उस विधि का सभी पालन करते हैं। विधि अज्ञापक होती है। अगर आपने कोई अपराध किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विधि के द्वारा जो कार्य निषेध बनाया गया है वो निषेध है, वो आपको नहीं करना है। अगर आप वह कार्य करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, विधि का राज्य से घनिष्ठ संबंध है। विधि का राज्य से घनिष्ठ संबंध है और राज्य के बिना विधि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संबंध जरूर है, लेकिन राज्य के बिना विधि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं है। राज्य से आशय ऐसे राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। साथियों, राज्य है क्या? कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट एक प्रकार से ऐसा राजनीतिक संगठन है जो कि अपने नागरिकों की रक्षा करता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहर हो। आंतरिक मीन्स राज्य के अंदर, बाहरी मीन्स अदर कंट्रियों से, आतंकवादियों से रक्षा करता है। साथ ही साथ सामाजिक उन्नति के लिए भी कार्य करता है। क्या करता है? सामाजिक उन्नति के लिए भी कार्य करता है। वैधानिक दृष्टि से राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? राज्य शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया था। अब हम अगर इतिहास में देखें, प्राचीन यूनान में राज्य नाम की कोई संस्था अस्तित्व में नहीं थी। यूनानी विचारक राज्य के स्थान पर पोलिटी शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका आशय था नगर राज्य। साथियों, प्राचीन समय में राज्य नाम अस्तित्व में नहीं था, लेकिन यूनान में यूनानी लोग पोलिटी शब्द का उपयोग करते थे, जिसका अर्थ था नगर राज्य। यूनान के इन छोटे समुदायों में परस्पर सहचर और अधिकारों के उपयोग पर बल दिया जाता था। यानी प्राचीन समय में यूनान में जो नागरिक हैं उनके अधिकारों पर बल दिया जाता था, जिससे वह अपना विकास कर सकें, जीवन यापन अच्छे से कर सकें। प्राचीन रोम में ऐसे जन समुदायों के लिए सिविटास शब्द का प्रयोग किया जाता था। मध्य युग में भी राज्य के बारे में विद्वानों के विचार स्पष्ट नहीं थे। संभवतः उस समय इस शब्द की परिकल्पना को साम्राज्य और रजवाड़ों तक ही सीमित रखा गया था। जब राष्ट्रीय शासन थे, राजाओं का शासन था, उस समय राज्य शब्द को साम्राज्य और रजवाड़ों तक सीमित रखा गया था। मध्यकाल के अंतिम चरण में, साथियों, मध्यकाल के अंतिम चरण में राज्य की संकल्पना कुछ साकार होने लगी। जो राज्य की संकल्पना थी कुछ साकार होने लगी। उस समय संप्रभुता शासकों में निहित होने के कारण
राज्य सर्वोपरि सत्ता का प्रतीक माना जाता था। क्या माना जाता था? संप्रभुता शासकों में निहित होने के कारण राज्य सर्वोपरि सत्ता का प्रतीक माना जाता था। ये थोड़ा सा राज्य के बारे में, राज्य क्या है ये बताया हमने, राज्य का आशय क्या है, राज्य के संबंध में इतिहास ये भी हमने आपको बताया। राज्य शब्द का प्रयोग पहले अस्तित्व में नहीं था। यूनान में पॉलिटी शब्द का यूज होता था। इतिहास में देखें तो पहले राज्य साम्राज्य और रजवाड़ों तक सीमित रखा गया था, लेकिन मध्यकाल के अंतिम चरण में राज्यों की परिकल्पना की गई और राज्य सर्वोपरि सत्ता का प्रतीक माना जाने लगा था मध्यकाल के अंत में। साथियों, राज्य की प्रकृति क्या होती है? अगर हमारे दिमाग में प्रश्न आता है, राज्य के विषय में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न रहे हैं। कुछ विद्वान इसे एक शक्तिपुंज के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे एक जन कल्याणी व्यवस्था मानते हैं। साथियों, अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो सभी विद्वानों के मत अलग अलग रहे हैं। कुछ विद्वान एक प्रकार से शक्तिपुंज के रूप में देखते हैं कि राज्य, स्टेट एक शक्ति है जो कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करती है। तो कुछ लोग यानी कुछ विद्वानों ने राज्य को जन कल्याणकारी व्यवस्था माना है, मतलब कि अपने नागरिकों का विकास करना, उनको जीवन यापन की सभी व्यवस्थाएं करना, रोजगार देना, सभी अधिकार देना, जिससे कि स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सके। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। अनेक लेखकों ने राज्य के प्रति कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे कानूनी आधार पर संगठित एक जन कल्याणकारी समाज माना है। साथियों, अनेक लेखकों ने राज्य के प्रति कानूनी दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे क्या माना है? एक जन कल्याणकारी समाज माना है। राज्य का प्रमुख कार्य लोगों के हितों की रक्षा करना है, जैसे वह शांति स्थापना एवं न्याय प्रशासन तथा साथियों, जो राज्य है, राज्य का प्रमुख कार्य क्या है? राज्य का प्रमुख कार्य है लोगों की क्या करना? रक्षा करना, लोगों के हितों की रक्षा करना, और करती भी है राज्य। तो ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि राज्य शांति स्थापित करना, लोगों के हितों के लिए न्याय प्रशासन द्वारा लोगों को न्याय देना, इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य द्वारा कुछ नियम लागू किए जाते हैं जिन्हें विधि या कानून कहा जाता है। अतः विधि के स्वरूप को समझने के लिए राज्य के स्वरूप को समझना आवश्यक है। साथियों, ये हमने आपको राज्य का आशय और राज्य की प्रकृति बताई। अगर हम राज्य की परिभाषा जानना चाहें कि राज्य की परिभाषा क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी है। राज्य शब्द स्टेट की उत्पत्ति स्टेटस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है परास्थिति, अर्थात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को परास्थिति कहा जाता है। परास्थिति क्या होती है? किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को क्या बोला जाता है? परास्थिति बोला जाता है। राज्य के विषय में विद्वानों के विचार भिन्न भिन्न हैं। अनेक विद्वानों ने राज्य की परिभाषा अपने ढंग से दी है। राज्य को एक ऐसी संस्था माना गया है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। राज्य को एक ऐसी संस्था माना गया है कि जिसका कोई स्वरूप नहीं है। विधि के अंतर्गत उसे कृत्रिम व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। क्या किया गया है? उसे कृत्रिम व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, आर्टिफिशियल पर्सनालिटी। साथियों, अगर हम देखें तो भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को राज्य कहते हैं। साथियों, भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने कहा है कि
एक निश्चित भूभाग पर कानूनी रूप से संगठित किसी जन समुदाय को, एक ऐसा जन समुदाय जो कानूनी रूप से संगठित है, उसे राज्य कहते हैं, ऐसा भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है। साथियों, सर जॉन सामंड ने कहा है कि राज्य या राजनीतिक समाज मनुष्यों का ऐसा संगठन है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसी प्रकार मैक आइवर, हुगो ग्रेसियस ने भी कहा है कि राज्य स्वतंत्र व्यक्तियों का ऐसा समेकन है जो लोक कल्याण के उद्देश्य से विधि का उपभोग करने के लिए एकीकृत होते हैं। मैक आइवर ने कहा है कि राज्य एक ऐसा संगठन है जो सरकार द्वारा घोषित विधि की शास्ति का प्रयोग करते हुए एक निर्धारित भू क्षेत्र के समुदाय में सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। क्या करता है? सार्वभौमिक राज बनाए रखने का कार्य करता है। साथियों, राज्य की परिभाषा के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है, जो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा के संबंध में यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वर्तमान परिवेश में राज्य की परिभाषा उपरोक्त परिभाषाओं से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि आधुनिक समय में राज्य का अस्तित्व प्रयोजनों के कल्याण तथा हित के लिए होता है। अतः अनेक लोक कल्याणकारी कार्यों में व्यस्त रहना आवश्यक होता है। इसके सिवाय राज्य की बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो होता ही है। साथियों, ये हमने राज्य के बारे में बता दिया, राज्य की परिभाषा भी बता दी, और विभिन्न जो विद्वान हैं उनका क्या कहना है यह भी हमने आपको बता दिया। साथियों, अब बात होती है कि राज्य की उत्पत्ति, यानी बात यहां आ रही है कि राज्य की उत्पत्ति, विद्वानों के लिए राज्य की उत्पत्ति सदैव की जिज्ञासा का विषय रही है। साथियों, ये जो उत्पत्ति है यह हमेशा ही एक जिज्ञासा का विषय रहा है। यह कहना कठिन है कि राज्य की उत्पत्ति निश्चित रूप से कब हुई है। यह नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में राज्य की उत्पत्ति इस सन में हुई या कब हुई, यह कहना बहुत कठिन है। एथनोलॉजी यानी जाति विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान जैसे आधुनिक विज्ञान भी इस विषय पर प्रकाश डालने में असमर्थ रहे हैं। यूनानियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति दैवीय है, डिवाइन है, परंतु पश्चातवर्ती विचारकों ने इसका खंडन करते हुए अभिकथन किया कि राज्य की उत्पत्ति एक राजनीतिक संविदा के फलस्वरूप हुई, तथा हुगो ग्रोसस इस विचारधारा के समर्थक थे। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में अधिकांश विचारकों ने कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक तर्क प्रस्तुत किए। साथियों, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है, और चाहे वो साइंस हो, चाहे वो यूनान हो, सबने अपना अलग अलग मत दिया है। साइंस में अगर प्रकाश डालें तो साइंस के अनुसार इस उत्पत्ति के बारे में कोई भी फिक्स डेट या फिक्स समय नहीं बताया गया है, असमर्थ रही है। वहीं यूनानियों ने उत्पत्ति दैवीय बताई है। तो इस प्रकार अलग अलग मत रहा है। तो ऐसे कौन कौन से क्या क्या मत रहे हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है? साथियों, राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत पुराना है। ये जो कुछ लोगों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर हुई है, तो यह जो सिद्धांत है बहुत पुराना है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी किसी निश्चित और ठोस ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में
विद्वानों ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राज्य ईश्वर की देन है। साथियों, कोई भी ऐसी सामग्री नहीं थी ठोस जिससे कि कोई बात निकल कर सामने आए। तो ऐसी स्थिति में जो विद्वान है, विद्वानों ने कहा कि जो राज्य है, राज्य ईश्वर की देन है। अनेक धार्मिक ग्रंथों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, उन सभी धार्मिक ग्रंथों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है कि राज्य ईश्वर की देन है। इसका उल्लेख अगर हम देखें तो मनुस्मृति तथा शांति पर्व में भी मिलता है। मनुस्मृति और शांति पर्व में भी मिलता है। ईसाई धर्म के अनुयायियों ने भी राज्य को ईश्वरीय देन माना है। ईसाई धर्म के जो अनुयायी हैं, यानी ईसाई धर्म को जो मानने वाले हैं, उन्होंने भी राज्य को ईश्वरीय देन माना तथा राज्य को ईश्वर का अवतार मानते हुए स्वीकार किया। इन सभी की मान्यता थी कि राज्य, साथियों इसी प्रकार अगर देखें तो मिस्र देश तथा चीन ने भी शासक की देवी शक्ति को स्वीकार किया। इन सभी की मान्यता थी कि जिन्होंने स्वीकार किया है, चाहे वो मनुस्मृति में हो, चाहे शांति पर्व में भी हो, चाहे ईसाई धर्म में हो, चाहे मिस्र देश में हो, चाहे चीन में हो, सभी ने यही माना है कि राज्य की उत्पत्ति यानी राज्य ईश्वर की देन है। इन सभी की मान्यता थी कि राज्य या शासक की आज्ञा का उल्लंघन करना ईश्वर के प्रति पाप कर्म के समान था। इन सभी की जो यह मानते थे कि राज्य ईश्वर की देन है, अगर कोई राज्य के शासक की बात नहीं मानता तो यह माना जाता था कि ईश्वर के प्रति पाप कर्म किया है, यानी ईश्वर के आदेश की अवहेलना की है। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना था कि यदि शासक दुष्ट भी हो तो यह समझना चाहिए कि ईश्वर ने उसे प्रजा को अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भेजा है। जो इस सिद्धांत को मानते थे तो उनका कहना था कि जो शासक दुष्ट भी हो तो भी उसके आदेश को मानो। अतः दुष्ट और पतित शासक के विरुद्ध विद्रोह करना भी ईश्वर के प्रति विद्रोह के समान मानते थे। अगर कोई उस दुष्ट शासक के विरुद्ध विद्रोह करता था तो यही माना जाता था कि ईश्वर के प्रति विद्रोह किया है। परंतु 17वीं सदी में राजनीतिक चेतना तथा बुद्धिवाद के विकास के साथ धार्मिक अंधश्रद्धा पर से लोगों का विश्वास उठने लगा, यानी अंधविश्वासों पर से लोगों का विश्वास उठने लगा। मध्य यूरोप में चर्च की शक्ति के घटने के साथ राज्य की उत्पत्ति संबंधी देवी सिद्धांत के प्रति अविश्वास उत्पन्न होने लगे। साथियों, जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसमें यही माना गया है कि ईश्वर भगवान की जो राज्य है, राज्य ईश्वर की देन है और जो शासक जो भी आदेश दे रहे हैं वो भगवान का आदेश है। भले ही वह शासक दुष्ट क्यों ना हो, उसके आदेश का पालन करना है। लेकिन 17वीं शताब्दी में इस प्रकार के अंधविश्वासों से लोग ऊपर उठने लगे और इसका विरोध करने लगे। तो ये था देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, हमने आपको बताया। उसके बाद बल का सिद्धांत क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार राज्य शक्ति के बल पर विकसित हुआ है, शक्ति के बल पर विकसित हुआ माना गया है। शक्तिशाली समूहों ने निर्मल समूहों को बल के आधार पर अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार कुलों के पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप छोटे जन समुदाय अस्तित्व में आए और धीरे धीरे कबीलों में परिवर्तित हो गए। इन कबीलों के विकास, संघर्ष और सम्मिश्रण से बड़े जन समुदाय बने और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। बल का सिद्धांत कहता है कि जो शक्तिशाली समुदाय था, शक्तिशाली समूह था, उसने दूसरे निर्बल समुदाय पर हमला किया और उसको अपने अधीन कर लिया। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया, समुदाय कबीलों के रूप में लिया, इस समुदाय ने कबीले का रूप लिया और फिर कबीले धीरे धीरे और बड़े होते गए,
जन समुदाय बने, इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई। अनेक विद्वानों ने बल के सिद्धांत का खंडन करते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि बल प्रयोग द्वारा लोगों को आज्ञा पालन के लिए विवश तो किया जा सकता है, किंतु इससे राज्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा उत्पन्न नहीं की जा सकती। अब इस सिद्धांत की भी आलोचना हुई है। कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत का खंडन किया है, कहा है कि बल का प्रयोग करके आप किसी से अपनी आज्ञा का पालन करा सकते हैं, परंतु राज्य के प्रति श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा उत्पन्न नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? निष्ठा उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसी प्रकार अगला सिद्धांत है सामाजिक संविदा सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों में सामाजिक संविदा के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह सिद्धांत पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। किस पर आधारित है? कल्पना पर आधारित है। हॉब्स, लॉक तथा रूसो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इन तीनों के विचारों में भिन्नता है, परंतु तीनों इस बात से सहमत हैं कि एक समय ऐसा था जब मनुष्य राज्य के बिना रहता था। समाज की इस अवस्था को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा। इस अवस्था के संबंध में हॉब्स, लॉक और रूसो के विचार भिन्न भिन्न थे, परंतु सभी ने यह स्वीकार किया कि किन्हीं कठिनाइयों के कारण मानव ने इस अवस्था का परित्याग करना चाहा और संविदा द्वारा उसमें परिवर्तन किया। इस प्रकार संविदा के स्वरूप, शर्तों और परिणामों के बारे में भी इन विद्वानों में मतभेद थे, परंतु सभी यह मानते थे कि इस संविदा के आधार पर राज्य का जन्म हुआ। साथियों, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इसमें कहा गया है कि तीन विद्वान हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। इनका मानना है कि मनुष्य प्रारंभ में राज्य के बिना रहता था, अकेले रहता था, फिर धीरे धीरे उनमें मेल जोल बढ़ता गया, उनमें संविदा होती गई और फिर वह इकट्ठा रहने लगा और इस प्रकार राज्य का जन्म हुआ। इस प्रकार इन तीनों विद्वानों ने अपना मत दिया। इस सिद्धांत का भी खंडन हुआ, लोगों ने इसको भी नहीं माना। इस सिद्धांत की भी कई विद्वानों ने आलोचना की। इसके बाद है आनुवंशिक सिद्धांत। अनेक विद्वानों ने राज्य को मानव समुदाय के लिए स्वाभाविक और आवश्यक बताया है। ऐसे विचारकों में प्लेटो और अरस्तु की गणना की जा सकती है। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का कारण यह है कि मनुष्य स्वयं में पूर्ण नहीं है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग करना पड़ता है और इस प्रकार धीरे धीरे राज्य का विकास होता है। अरस्तु ने राज्य के विकास की विवेचना करते हुए कहा कि यह मनुष्य के सामाजिक संगठनों का एक स्वाभाविक चरम बिंदु है। जीवन को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम परिवार का जन्म होता है, किंतु जब परिवार पर्याप्त सिद्ध नहीं होते तो धीरे धीरे मानव द्वारा बड़े समाजों की रचना की जाती है, जिनमें पहले ग्राम, फिर ग्राम के बाद समूह बनते हैं। आगे चलकर इन्हीं ग्राम समूहों के मिलने से राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी इस विचारधारा को आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया, जिसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप हुई। इस सिद्धांत के दो रूप हैं, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत और मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। इन दोनों में केवल इस बात का मतभेद है कि प्राथमिक परिवार का आधार पितृ सत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था। तो साथियों, ये आनुवंशिक सिद्धांत हो गया, जिसमें कि मतभेद था कि जो समाज था, प्राथमिक परिवार का आधार था कि वो पितृ सत्तात्मक था कि मातृ सत्तात्मक था। अब हम पढ़ेंगे उद्विकासी सिद्धांत, एवोल्यूशन थ्योरी। उद्विकासी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी दैवी शक्ति के कारण हुई, ना यह मनुष्य द्वारा जानबूझकर बनाई गई कृति है।
राज्य की उत्पत्ति तो उसके प्राकृतिक उद्विकास के क्रम के आधार पर हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा गया है। साथियों, इस सिद्धांत ने उन सभी सिद्धांतों का खंडन किया कि जो सिद्धांत कह रहे थे कि राज्य ईश्वर की देन है, और जो ये कह रहे थे कि जानबूझ करके बनाई गई एक कृति है, उनका खंडन किया। और इस सिद्धांत ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति तो उसके विकास के क्रम के आधार पर हुई है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहा गया है। राज्य के उद्विकास संबंधी इस सिद्धांत का निचोड़ यह है कि जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे विकास होता गया, लोगों के हितों में वृद्धि हुई। परिणामतः लोगों के विभिन्न वर्गों को अलग अलग अधिकार मिल गए। आगे चलकर इन्हीं से राजनीतिक संगठन बने जिन्हें राज्य कहा गया। इस प्रकार राज्य का विकास क्रमिक और स्वाभाविक गति से हुआ है तथा इसका प्रारंभ विगत इतिहास की परतों में छिपा पड़ा है। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति में संघर्ष एवं युद्धों का पर्याप्त योगदान रहा है, क्योंकि ये एकता और सामान्य भावना को जन्म देते हैं। साथियों, ये थी इवोल्यूशन थ्योरी। इसी में राज्य की उत्पत्ति के विषय में प्राचीन भारतीय धारणा एनिशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। प्राचीन हिंदू विधि दार्शनिकों के अनुसार समाज की प्रारंभिक अवस्था में राज्य अस्तित्व में नहीं था। राज्य की उत्पत्ति मत्स्यनाट सिद्धांत पर आधारित थी। इससे तात्पर्य यह था कि जब राज्य का उदय नहीं हुआ था, उस समय समाज में मानव की स्थिति उस मछली की भांति थी जो उथले पानी में स्वयं को जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही हो। इसका परिणाम यह होता था कि सबसे बलाढ्य मछली कमजोर मछलियों को निगल लेती थी। इसी प्रकार राज्य पूर्व समाज में व्यक्ति की स्थिति भी इसी के समान थी, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण अराजकता व्याप्त थी और योगतम की उत्तरजीविता की कहावत चरितार्थ हो रही थी। महाभारत के शांति पर्व में इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नैतिकता और सभ्य जीवन के तौर तरीकों के पूर्ण अभाव में मानव जीवन कष्ट में अनिश्चितता से भरा हुआ और नैराश्यपूर्ण था। राज्य के अस्तित्व के पूर्व की इस अंधकार में जीवन स्थिति को देखते हुए, साथियों, राज्य के अस्तित्व के पूर्व की इस अंधकार में जीवन स्थिति को देखते हुए मनु, बृहस्पति जैसे ऋषि मुनियों द्वारा दार्शनिकों ने धर्म का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें विधि, न्याय तथा कर्तव्य को मानव जीवन को नियंत्रित और संयमित रखे जाने की प्रधानता दी गई। साथियों, जो भारतीय सिद्धांत है स्टेट की उत्पत्ति के संबंध में, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की जो उत्पत्ति है मछली की भांति हुई है। एक कमजोर मछली बड़ी मछली, ताकतवर मछली को निगल लेती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार राज्य में भी युद्ध हुए हैं और फिर धीरे धीरे इस प्रकार की व्यवस्था बनी है। अगर उस समय देखा जाए प्राचीन इतिहास में, तो पाएंगे कि कई प्रकार की अव्यवस्थाएं व्याप्त थीं। महाभारत के शांति पर्व में भी इस चीज का उल्लेख किया गया है। तो ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में भारतीय धारणा थी। तो साथियों, प्राचीन भारतीय विधि दर्शन में राज्य के प्रति यह धारणा थी कि धर्म अर्थात कर्म या कर्तव्य एवं दंड के बिना राज्य अस्तित्व में नहीं रह सकता है, क्योंकि इनके अभाव में मानव की दशा उस मछली की भांति हो जाएगी जो उथले पानी में सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रही हो।
राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव की गई है, जिसके फलस्वरूप शासक किंग का उदय हुआ है। तो ये जो धारणा है, यह प्राचीन भारतीय धारणा है। तो ये हमने आपको उत्पत्ति के बारे में बताया कि क्या क्या अलग अलग सिद्धांत आए, कैसे कैसे विद्वानों ने खंडन किया और नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस संबंध में प्राचीन भारतीय सिद्धांत भी है जो हमने आपको बताया। साथियों, राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमने आपको बता दिया। अब बात करेंगे राज्य के आवश्यक तत्व, यानी कोई भी राज्य है तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। पहली चीज है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा प्रभुता शक्ति। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है राज्य के लिए। अगर हम देखें जनसंख्या, जो पहला तत्व है राज्य का, मनुष्यों के बिना मानव समुदाय का अस्तित्व असंभव है। जहां मनुष्य नहीं है तो वहां पर फिर समुदाय बन ही नहीं सकता है। अतः जनसंख्या के बिना राज्य का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। फिर अगर भूभाग की बात करें तो राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग होना अत्यंत आवश्यक है, और यह भूभाग ऐसा होना चाहिए जहां कुछ लोग स्थायी रूप से रहते हों। यही कारण है कि जब तक यहूदी लोग समस्त विश्व में बिखरे रहे और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं जा बसे, वे कोई राज्य नहीं बना सके। किंतु अब वे इजराइल में स्थायी रूप से बस गए हैं, जो वर्तमान में एक शक्तिशाली राज्य है। साथियों, राज्य के लिए क्या जरूरी है? एक भूभाग होना आवश्यक है, और यह भूभाग ऐसा होना चाहिए जहां लोग स्थायी रूप से रहते हों। यहूदी लोग समस्त विश्व में बिखरे रहे और किसी निश्चित भूभाग पर नहीं जा बसे, वे कोई राज्य नहीं बना सके। किंतु अब वे इजराइल में स्थायी रूप से बस गए हैं, जो वर्तमान में एक शक्तिशाली राज्य है। इजराइल के नाम से इजराइल देश को सभी जानते होंगे। राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाए। साथियों, राज्य के भूभाग के क्षेत्रफल के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। अतः राज्य छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सभी राज्य एक जैसे होंगे। राज्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। राज्य के क्षेत्रफल में क्या क्या आता है? राज्य के क्षेत्रफल में भूमि, उसकी नदियां, झीलें, समुद्र के किनारे से केवल 12 नॉटिकल मील दूर तक का भाग सम्मिलित है। इसी प्रकार राज्य की सत्ता समुद्रों पर चलने वाले उन जलपोतों पर भी लागू होती है जो उस राज्य का ध्वज फहराते हैं। विदेशों में स्थापित दूतावास भी राज्य की भूमि के अंश माने जाते हैं। राज्य की प्रादेशिक सीमाओं में भूभाग का वायुमंडल तथा भूगर्भ क्षेत्र भी सम्मिलित कर रहता है। तो साथियों, ये हमने आपको तो तत्व नंबर 2 भूभाग बता दिया। अब तत्व नंबर 3 है राज्य के लिए सरकार, गवर्नमेंट। राज्य के अस्तित्व के लिए सरकार का होना नितांत आवश्यक है। किसी भी राज्य के लिए कोई ना कोई सरकार का होना आवश्यक है। सरकार एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से राज्य अपने कार्यों को संपादित करता है। साथियों, राज्य के कार्य कैसे होने चाहिए? किसी न किसी सरकार के माध्यम से ही राज्य के कार्य होते हैं। तो इसका मतलब सरकार क्या हुई? एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से राज्य अपने कार्यों को संपादित करता है। प्रजा को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाता है तथा उन्हें लागू किया जाता है। सरकार का मुख्य कार्य यह होता है कि वह राज्य को बाह्य एवं आंतरिक आक्रमणों से सुरक्षित रखे तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखे। यह साथियों पॉइंट नंबर 3 हो गया, यानी आवश्यक तत्व में तत्व नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं तत्व नंबर 4, संप्रभुता शक्ति।
संप्रभुता शक्ति राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता शक्ति ही राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को निर्धारित करती है। प्रभुता शक्ति से तात्पर्य राज्य की स्वाधीनता से है। किससे है? राज्य की स्वाधीनता से है। दूसरे शब्दों में राज्य में आंतरिक दृष्टि से कोई समांतर सत्ता नहीं होनी चाहिए और वह बाह्य या विदेशी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। मतलब राज्य कैसा होना चाहिए? इस राज्य में दूसरे किसी भी देश का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो साथियों, ये हमने चारों तत्व बता दिए। अब बात हम करेंगे राज्य और सरकार की। वर्तमान में राज्य और सरकार के भेद को प्रायः भुला दिया गया है। सरकार गवर्नमेंट राज्य का एक आवश्यक तत्व है। सरकार गवर्नमेंट राज्य का एक आवश्यक तत्व है। यह एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से राज्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करता है। सरकार के माध्यम से ही राज्य की इच्छा निर्मित होती है, अभिव्यक्त होती है और पूर्ण होती है। राज्य की जो इच्छा है वह सरकार के माध्यम से ही पूरी होती है। साथियों, विद्वानों के अनुसार राज्य और सरकार के अंतर का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। प्रोफेसर कोल का कहना है कि राज्य जन समुदाय के शासन की राजनीतिक मशीनरी के अलावा और कुछ नहीं है। इसी प्रकार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है। साथियों, सरकार को अपनी नीति लोकमत की इच्छा के अनुरूप बनानी होगी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राज्य और सरकार के आधार पर सरकार के अधिकार क्षेत्र की मर्यादा के विषय में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। सरकार राज्य के एजेंट के रूप में कार्य करती है। यदि राज्य के एजेंट की हैसियत से वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने में असमर्थ दिखाई दे तो निर्धारित प्रक्रिया द्वारा उसे बदला जा सकता है। अगर सरकार अपने उत्तरदायित्व निभाने में असमर्थ दिखती है तो उसे क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। तो राज्य और सरकार हो गया। अब बात कर लेते हैं राज्य और राष्ट्र, स्टेट एंड नेशन। क्या बात कर लेते हैं? स्टेट एंड नेशन। एक ही सरकार के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों के समाज को राज्य कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति एक ही जाति या एक ही धर्म के मानने वाले हों। इनके धर्म, विश्वास तथा जाति अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकन, आयरिश, इटालियन, भारतीय अलग अलग देशों के लोग रहते हैं और अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। उसे भी राज्य कहा जाता है। परंतु राष्ट्र, नेशन में जातिगत तत्व निहित होना आवश्यक है। राष्ट्र में जातिगत तत्व होना आवश्यक है। ओपनहाइम के अनुसार राष्ट्रीय चेतना राष्ट्र को जन्म देती है। राष्ट्र के विकास के लिए जाति तथा भाषा की एकता के अतिरिक्त धार्मिक एवं भौगोलिक एकता होना भी परम आवश्यक है। कोई जन समुदाय उस समय तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक वह सामान्य रूढ़ियों से आबद्ध न हो। सामान्य भाषा, भौगोलिक निरंतरता, सामान्य आर्थिक कड़ियों के होने से मानव समूह मिलजुल कर रहते हैं तथा उनमें भाईचारा रहता है। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्र के व्यक्तियों में उपरोक्त सभी सामान्य विशेषताएं विद्यमान हो। दूसरे विद्वान सिजविक का कहना है कि राष्ट्र के लिए केवल इतना ही पर्याप्त है कि व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध की एक समान भावना हो, वे सभी अपने को एक सूत्र में बंधे हुए समझते हों। राज्य और राष्ट्र में एक अंतर यह भी है कि
राज्य एक कृत्रिम बंधन है जो कि राजनीतिक चेतना से अपने नागरिकों को आपस में संगठित रखता है, परंतु राष्ट्र एक प्राकृतिक बंधन है जो वंश, भाषा, रूढ़ी के आधार पर अपने सदस्यों को आपस में एक सूत्र में बांधे रखता है। साथियों, राज्य और राष्ट्र में यही अंतर है कि राज्य एक कृत्रिम बंधन है जो राजनीतिक चेतना से अपने नागरिकों को आपस में संगठित रखता है, जबकि राष्ट्र एक प्राकृतिक बंधन है। इसमें वंश, भाषा, रूढ़ी के आधार पर अपने सदस्यों को आपस में एक सूत्र में बांध के यह रखता है। तो ये क्या हो गया? राज्य और सरकार, राज्य और राष्ट्र हमने बता दिया। अब बात करेंगे राज्य की सदस्यता के बारे में। अगर हम राज्य की सदस्यता के बारे में बात करें कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि बिना व्यक्तियों के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। राज्य के समस्त कार्य उसकी प्रजा के कल्याणार्थ होते हैं। गणतंत्रात्मक राज्य में रहने वाले सदस्यों को नागरिक कहा जाता है, जबकि राजतंत्रात्मक राज्य में उन्हें प्रजा के नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों, गणतंत्रात्मक राज्य में रहने वाले सदस्यों को नागरिक कहा जाता है और राजतंत्रात्मक राज्य में रहने वालों को प्रजा के नाम से संबोधित किया जाता है। इन दोनों प्रकार के सदस्यों के अतिरिक्त राज्य में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो उस समय राज्य में स्थायी रूप से नहीं रहते, विदेश से आते हैं। प्रजा तथा नागरिकों के लिए यह आवश्यक होता है कि वे राज्य के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते रहें, परंतु विदेशियों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है। विदेशी व्यक्ति यदि चाहें तो राज्य के नियमानुसार उस राज्य की नागरिकता का ग्रहण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे राज्य की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी राज्य की सदस्यता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहली कंडीशन, जन्मजात। समानता जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वह वहीं का नागरिक मान लिया जाता है। समानता जो व्यक्ति जहां पैदा होता है वह वहीं का नागरिक मान लिया जाता है, परंतु कुछ देशों में नागरिकता माता पिता की नागरिकता के अनुसार निर्धारित की जाती है। परंतु कुछ देशों में नियम है कि यह नागरिकता माता पिता के अनुसार निर्धारित की जाती है। जैसे जर्मनी और फ्रांस में बच्चों को उनके माता पिता की नागरिकता प्रदान की जाती है। जर्मनी और फ्रांस में बच्चों को उनके माता पिता की नागरिकता प्रदान की जाती है, परंतु अर्जेंटीना में नागरिकता को जन्म के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इन दोनों सिद्धांतों को मिश्रित रूप से मान्य किया गया है। विभिन्न देशों में प्रचलित परस्पर विरोधी सिद्धांतों के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब कोई बच्चा एक साथ दो देशों का नागरिक हो जाता है। उदाहरण, यदि फ्रांसीसी माता और अमेरिकी पिता में कोई बालक पैदा होता है तो अमेरिका के कानून के अनुसार वह बच्चा अमेरिका का नागरिक होगा और साथ ही फ्रांस की विधि के अनुसार वह फ्रांसीसी माता पिता की संतान होने के नाते फ्रांस का नागरिक भी होगा। अतः उसे एक साथ दो देशों की दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी। इसके ठीक विपरीत ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जब किसी बालक को किसी भी देश की नागरिकता ना मिले तथा वह बिना नागरिकता के रह जाए। यदि जर्मनी में किसी ब्रिटिश महिला से कोई संतान उत्पन्न होती है तो जर्मन विधि के अनुसार वह संतान अपनी माता के देश की नागरिक होगी तथा जर्मनी की नागरिक नहीं हो सकती। साथ ही वह ब्रिटेन में पैदा न होने के कारण ब्रिटेन की भी नागरिक नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में नागरिकता प्राप्त करने के लिए उसे किसी अन्य विधि को अपनाना होगा। साथियों, ये हमने आपको जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है डिटेल में हमने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे देशीकरण से नागरिकता। देशीकरण के अनुसार कोई ऐसा विदेशी जो किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनाना चाहता है
उस देश में नागरिकता के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के पश्चात ही उस देश का नागरिक बन सकता है। क्या कर सकता है? उस देश का नागरिक तब बन सकता है जब वह निर्धारित शर्तों को पूरा करे। साथियों, अनेक भारतीय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि में जाकर बस गए हैं तथा उन्होंने इस सिद्धांतों द्वारा वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली है। पुनर्नागरीकरण के अनुसार नागरिकता लेना, इस विधि के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश की नागरिकता अपना चुका है, अपने मूल देश की नागरिकता पुनः अपना सकता है। क्या कर सकता है? पुनः अपना सकता है। चौथा तरीका है राज्य की समाप्ति या पराधीनता। यदि कोई राज्य पराजित हो जाता है और दूसरा राज्य उसे अपने राज्य में मिला लेता है तो इस प्रकार समाप्त होने वाले राज्य के नागरिक दूसरे राज्य के नागरिक हो जाते हैं, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि विजयी राज्य पराजित राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर देने का इच्छुक हो। यह चौथा तरीका था नागरिकता प्राप्त करने का। पांचवा है संधि द्वारा एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ विलय। जब एक राज्य किसी संधि द्वारा दूसरे राज्य के साथ अपना विलय कर लेता है, यानी मिल जाता है, मिला लिया जाता है संधि समझौते द्वारा, तो पहले राज्य के नागरिक अपने आप दूसरे राज्य के नागरिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरे राज्य के नागरिक हो जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर को भारतीय गणतंत्र में मिलाकर वहां के निवासियों को इसी प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई है। साथियों, उपरोक्त नागरिकता संबंधी जो हमने आपको बातें बताई कि किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि राज्य की नागरिकता अनेक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, परंतु कुछ दशाओं में राज्य की नागरिकता को समाप्त भी किया जा सकता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है या बहुत दिनों तक राज्य से लापता रहता है या अपने राज्य द्वारा निकाल दिया जाता है तो उस राज्य से उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। तो साथियों, ये हमने आपको राज्य की सदस्यता बता दी। अब हम आपको बताएंगे राज्य के कार्य। राज्य के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे मेन बात यह है कि राज्य का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही राज्य को लोक कल्याण का एक साधन माना गया है। क्या माना गया है? लोक कल्याण का एक साधन माना गया है। तो साथियों, साधन के रूप में राज्य के विभिन्न कार्य हैं जिनको दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला कार्य है प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य। राज्य के प्राथमिक कार्य प्राइमरी फंक्शन है। राज्य के प्राथमिक कार्यों से आशय ऐसे कार्यों से है जो राज्य के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, राज्य का प्राथमिक कार्य अपनी सीमा की बाह्य आक्रमण से प्रतिरक्षा करना तथा न्याय की स्थापना करना। अब बाहरी आक्रमणों से राज्य की प्रतिरक्षा करने के लिए अन्य देशों से आवश्यकता अनुसार युद्ध या आक्रमण करना आवश्यक हो सकता है। राज्यों में न्याय स्थापित करने से का आशय यह हुआ कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। विदेशियों यानी दूसरे देशों का आक्रमण हो सकता है, आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी आक्रमण हो सकते हैं। तो राज्य का प्राथमिक कार्य है बाह्य हो या आंतरिक, दोनों स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा करना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना। राज्य के इन दो कार्यों में से प्रथम बाह्य स्वरूप का कार्य जबकि दूसरा आंतरिक स्वरूप का है। साथियों, जो सुरक्षा वाला जो कार्य है वो बाह्य स्वरूप का है और शांति व्यवस्था वाला जो कार्य है वो आंतरिक वाला है, आंतरिक स्वरूप का कार्य है। तो साथियों, ये हमने आपको राज्य के प्राथमिक कार्यों के बारे में बताया। अब राज्य के गौण कार्य कौन से हैं, यानी सेकेंडरी कार्य कौन से हैं? राज्य के सेकेंडरी कार्यों का प्रमुख उद्देश्य समाज के सामान्य हितों को संवर्धित करना यानी विकास करना,
राज्य के गौण कार्यों को वैकल्पिक कार्य कहा गया है, क्योंकि मूल कार्यों की भांति इन कार्यों का संपादन राज्य का अस्तित्व कायम रखने के लिए आवश्यक नहीं है। राज्य के गौण कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम, वे कार्य जो राज्य के प्राथमिक कार्यों के संपादन में सहायता करते हैं। इस श्रेणी में विधायन तथा कराधान शामिल हैं। विधि निर्माण का उद्देश्य राज्य में न्याय की स्थापना करना है और कर संचालन का उद्देश्य राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्तीय साधनों को जुटाना है। राज्य के गौण कार्य के द्वितीय प्रकार के अंतर्गत वे कार्य आते हैं जिन्हें समाज अपनी सुविधा के लिए संपादित करता है। ये कार्य समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसमें शिक्षा, खाद्य, सफाई, जन स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, गरीबों की सहायता तथा अन्य विविध लोक कल्याणकारी कार्य आते हैं। साथियों, ये हमने आपको प्राथमिक और गौण कार्य दोनों हमने बता दिए। अब हम पढ़ेंगे राज्य का वर्गीकरण। राज्य का वर्गीकरण अरस्तु के अनुसार और राज्य का आधुनिक वर्गीकरण दोनों हम पढ़ेंगे। साथियों, अरस्तु के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण, सबसे पहला राजतंत्र। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें राज सत्ता सदैव एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है। राजतंत्र में क्या होता है? सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है और यह जो सत्ता है वंश के अनुसार चलती है। राजा का लड़का ही राजा होगा। निर्वाचन, साथियों, ये जो सत्ता है वंशानुगत वाली, राजतंत्र में वंशानुगत वाली भी हो सकती है और निर्वाचन पद्धति द्वारा भी हो सकती है। राजतंत्र एक शासन प्रणाली होती है जिसमें सत्ता सदैव एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है और यह वंश के अनुसार भी हो सकती है और निर्वाचन पद्धति द्वारा भी हो सकती है। इसी प्रकार राजतंत्र असीमित भी हो सकता है और सीमित भी हो सकता है। निरंकुश राजतंत्र में शासक के पास पूर्ण राजनीतिक अधिकार होते हैं, किंतु सीमित राजतंत्र में राजा केवल नाम मात्र का राज प्रमुख होता है। वर्तमान राज व्यवस्थाओं में राजतंत्र समाप्त होता जा रहा है। समय के साथ जब शासक के राजनीतिक गुण समाप्त हो जाते हैं तब वह तानाशाही स्थापित हो जाती है। इस व्यवस्था में शासक एक ही व्यक्ति होता है, परंतु प्रजा उसकी आज्ञा का पालन उसके उत्कृष्ट गुणों के कारण नहीं करती, बल्कि उसकी शक्ति के भय के कारण करती है। तो यह राजतंत्र होता है। अब बात करते हैं कुलीन तंत्र। इसमें राजसत्ता कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में होती है जो प्रभावशाली और प्रतिष्ठित होते हैं। जनता इन व्यक्तियों की आज्ञाओं का पालन करती है क्योंकि वे राजनीतिक गुणों से संपन्न व्यक्ति होते हैं। ऐसा शासन योग्यता और चरित्र को महत्व देता है और अनुभव और ज्ञान का समर्थन करता है। अब बात कर लेते हैं लोकतंत्र की। साथियों, इसका आशय जनता के शासन से है। ब्राइस के अनुसार एक ऐसा शासन जिसमें शासनाधिकार जन समुदाय के प्रतिनिधियों में निहित होता है। इसी कारण इसे बहुमत का शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमत का शासन भी कहते हैं। यह हमने आपको अरस्तु के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण बताया। अब हम पढ़ेंगे राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण। साथियों, राज्य का आधुनिक वर्गीकरण हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे स्वाधीन और पराधीन राज्य, एकात्मक और संघीय राज्य, फिर परिसंघ। ये आधुनिक क्या है? वर्गीकरण है। राज्यों का आधुनिक वर्गीकरण है। स्वाधीन और पराधीन राज्य का मतलब, स्वाधीन राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता है। स्वाधीन राज्य ऐसा होता है जिसमें किसी भी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता है और वह किसी भी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होता है।
इसे आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में प्रभु सत्ता प्राप्त होती है। क्या होती है? प्रभु सत्ता प्राप्त होती है। पराधीन राज्य की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। वह अपने आप को स्वामी राज्य का अंग मानता है, यानी वह स्वामी राज्य का अंग माना जाता है और उसकी नीतियों का पालन करता है। जैसा स्वामी राज्य बोलेगा, जो नीतियां स्वामी राज्य लागू करेगा, उन्हीं को वह मानेगा। फिर है एकात्मक और संघीय राज्य। एकात्मक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जिसमें समस्त व्यवस्थापिका शक्ति केंद्रीय सरकार में समाहित होती है। एकात्मक राज्य में समस्त प्रभुता शक्ति केंद्रीय सत्ता में निहित रहती है। इस व्यवस्था में अन्य स्थानीय या प्रादेशिक सरकारें नहीं होती हैं, और यदि होती भी हैं तो वे पूर्णतः केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। साथियों, एकात्मक राज्य का मतलब यही हुआ कि अगर सत्ता होती भी है तो पूर्णतः, अगर मान के चलिए प्रादेशिक सरकारें होती भी हैं तो भी केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है इस व्यवस्था में कि स्थानीय सरकार को विधि निर्माण का अधिकार केंद्रीय विधानपालिका से ही प्राप्त होता है तथा वह जब चाहे उसके अधिकार को समाप्त कर सकता है। ग्रेट ब्रिटेन एकात्मक राज्य का उदाहरण है, जहां समस्त विधायी शक्तियां ब्रिटेन की संसद में निहित है। संघीय राज्य क्या होता है? संघीय राज्य का निर्माण दो प्रकार से होता है। कभी कभी कुछ स्वतंत्र राज्य मिलकर एकीकरण द्वारा एक संघीय राज्य स्थापित करते हैं, परंतु अनेक बार एकात्मक राज्य के विकेंद्रीकरण या विघटन द्वारा भी संघीय राज्य की उत्पत्ति होती है। यानी जो एकात्मक राज्य है उसका विघटन हो जाता है, वह राज्यों में टूट जाता है, बन जाता है, राज्य बन जाते हैं, तो भी संघीय राज्य की उत्पत्ति होती है। संघीय राज्यों में दो शासक होते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकार शक्ति का विभाजन होता है। इस शक्ति का विभाजन संविधान में समावेश किया जाता है ताकि केंद्र और राज्य अपनी अपनी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करें और अपनी अधिकार शक्ति का उल्लंघन ना करें। तो ये संघीय राज्य हो गया। साथियों, अब पढ़ेंगे परिसंघ। जब अनेक प्रभुत्ता संपन्न राज्य पारस्परिक सहयोग या सुरक्षा या किसी अन्य सामूहिक समस्या के हल के लिए किसी संधि के अंतर्गत एक हो जाते हैं तो ऐसे राज्यों के समूह को परिसंघ कहा जाता है। यानी परिसंघ कहते हैं ऐसे राज्यों के समूह को। स्पष्ट है कि परिसंघ एक राज्य न होकर स्वतंत्र और संपूर्ण राज्यों का एक समूह है जो किन्हीं समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित हुए हैं। तो ये परिसंघ कहलाता है। संघात्मक और परिसंघ में अंतर क्या है? संघात्मक राज्य और परिसंघ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न है। संघात्मक राज्य में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र और राज्य संविधान में निर्दिष्ट अपनी अपनी अधिकार सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं, परंतु परिसंघ स्थापित होने पर प्रभुता शक्ति राज्य के हाथों में ही रहती है, इसका विभाजन नहीं किया जाता। इसी प्रकार कोई राज्य अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय परिसंघ से अलग हो सकता है, परंतु संघीय व्यवस्था में घटक राज्य संघ से अपनी इच्छा अनुसार पृथक नहीं हो सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? अलग नहीं हो सकते हैं। साथियों, चौथा है साम्राज्यात्मक राज्य। संघात्मक राज्य की भांति साम्राज्य राज्य भी अनेक राज्यों को मिलाकर बनते हैं, इंपीरियल स्टेट। परंतु दोनों में अंतर यह है कि इंपीरियल स्टेट में संघटक राज्य निश्चित रूप से केंद्रीय समाज के अधीन होते हैं, जबकि संघात्मक राज्य में राज्य समान विचारों, भावनाओं तथा आकांक्षाओं तथा भौगोलिक समानताओं के कारण स्वेच्छा से मिलकर सामूहिक रूप से संघ राज्य स्थापित करते हैं। इंपीरियल राज्य में केंद्र राज्यों की प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से स्वयं ग्रहण कर लेता है,
परंतु इसके ठीक विपरीत संघात्मक राज्य में केंद्र और घटक राज्यों के बीच पूर्व सत्ता का विभाजन संविधान में उल्लिखित रहता है। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के साथ मिलकर इंपीरियल राज्य साम्राज्यात्मक राज्य स्थापित किया था, जिसका अब विघटन हो चुका है। ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के साथ मिलकर इंपीरियल स्टेट स्थापित किया था, जिसका अब विघटन हो चुका है। तो साथियों, ये हमने आपको राज्य के बारे में सब कुछ बताया है। साथियों, ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस से बना रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आपको बताएंगे प्रभुता शक्ति क्या होती है, फिर उसके बाद हम आपको विधि के बारे में बताएंगे। साथियों, राज और विधि का जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विधि का निर्माण राज्य द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य अपनी नीतियों की अभिव्यक्ति विधि के माध्यम से करती है। तो साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको प्रभुता शक्ति क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, और साथ में हम आपको विधि की प्रकृति के बारे में भी बताएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।